साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में है और ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। वाराणसी को मैं बार बार मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कहता हूं और आज मैं विशेष तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि वाराणसी में जिस घटना को लेकर के, देश की सबसे शर्मनाक घटना को लेकर के आपके बीच में चर्चा करने वाले हैं। और वो घटना इस तरह की है कि जो बनारस में घर घर मोदी हर हर मोदी का नारा लगता है, आज वहीं बनारस में किसानों के ऊपर वाराणसी के रोहनिया में ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी के नाम पर जबरन प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की जा रही ज़मीन पर किसानों के उपद्रव के बाद लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज इस प्रकार का कि बुजुर्ग किसानों के साथ साथ महिलाओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके लाठियों और डंडों से पीटा। उस पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबचन यादव जी हैं, जिनसे आज चर्चा करेंगे और चर्चा करके दिखाएंगे कि आखिर वाराणसी में ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हालात कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे कि रोहनिया के मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, जो रोहनिया का मामला है जमीन अधिग्रहण का, ठीक है, सरकार जमीन अधिग्रहण करे किसी व्यवसाय के लिए या किसी कंपनी फैक्ट्री डालने के लिए या जो भी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण करे। जमीन अधिग्रहण हुआ है तभी नहीं रिंग रोड तमाम तरफ सड़कें बन रही, तो उसका भी कोई नियम कानून होता है। नियम कानून के तहत वो काम करें। ठीक है, वहाँ के किसान उग्र हो गए या कुछ हो गए तो प्रशासन को हट जाना चाहिए, उनको अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि भाई 1-2 दिन में आप लोग अपना फैसला कर लीजिए या जो भी करना कर लीजिए। बाकी ये जो लाठी चार्ज किया गया, महिलाओं के ऊपर किया गया, बच्चों के ऊपर किया गया, आपने एक वीडियो देखा हो कि एक बूढ़ी औरत सो रही थी, उसको इतनी मार पड़ी थी। ये सब क्या है? अच्छा, ये स्थानीय किसानों द्वारा एक आरोप लगाया गया कि बिना कुछ लोगों को ऐसा हुआ कि मुआवजा भी नहीं मिला, उनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही थी। देखिए, जो मुआवजा का एक अथवा होता है, नियम कानून होता है कि उनको 50% पहले दिया जाता है कि 25% दिया जाता है। ज़मीन अगर वहाँ की जो भी कीमत हो, जो सरकी रेट हो, उसे 4 गुना के हिसाब से उन लोगों का मुआवजा मिलता है। तो जो लोग मुआवजा लिए होंगे और जो लोग नहीं लिए होंगे, अब जो लोग लिए होंगे तो वो तो नहीं आएंगे, जिनको नहीं मिला होगा वही ना आए हैं अपने ज़मीन के अथवा में। तो ऐसा कुछ सरकार के तो मालूम होगा कि सरकार ने किनको मुआवजा दिया, किनको नहीं दिया, किनकी ज़मीन अधिग्रहण करना है। ठीक है, ज़मीन अधिग्रहण करना चाहिए, यानी होता है, ऐसी बात नहीं कि बिना ज़मीन, मगर उसका भी कोई अपने नियम से समझा बुझा के। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि बनारस में इस तरह का योगी पुलिस द्वारा कृत्य किया जाना, जो देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो एक बनारस एक बहुत बड़ी जो है लोकसभा सीट है। बनारस एक ऐसा जनपद है जहां प्रधानमंत्री को चुन करके भेजता है, तो वो वहां पर इस तरह के योगी पुलिस द्वारा बर्बरता, मतलब उसके क्या मायने हैं, क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी को, अगर कुछ कहना हो योगी जी को, या देश में क्या संदेश जाएगा? देखिए, जो बनारस की जनता है, अब उनको हम क्या बताएं। इतना सब कुछ होते हुए भी लोग मोदी मोदी योगी योगी कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग के या हमारे भाई के ऊपर या हमारे जनता के ऊपर क्या हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, क्या उनको ये सब चीज़ नहीं पहुंचता होगा? बिल्कुल पहुंचता होगा। योगी जी के पास नहीं गया होगा वीडियो? बिल्कुल गया होगा। क्या वक्तव्य आया है? कोई वक्तव्य आया है? कुछ भी नहीं बोले कि नहीं ऐसा क्यों हुआ। कुछ स्थानीय नेता गए, बोले यार बहुत निंदनीय है। भाई, सब लोग निंदनीय बोलते हैं, मगर शासन शासन के कोई करथुआ आया है, कोई जीओ यानी कोई आदेश आया कि आप लोग ने ऐसा क्यों किया, किसके आदेश पे किया? जब तक कोई बड़ा अधिकारी कोई आदेश नहीं देता तब तक लाठीचार्ज नहीं होती है। ये ऐसा देखने में पहले प्रथम दृष्टया की बात करें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इतनी ज़्यादा फोर्स लगाई गई, बुलडोज़र लगाया गया, पूरी तरह से किसानों पर दबाव बनाने की, मतलब ज़बरदस्त तरीके की कोशिश की गई। ऐसा लगा आपको? ये दमनकारी नीति है। आप यहाँ नहीं देख रहे, हर जगह देख रहे हैं उन लोगों की दमनकारी नीति। उन लोगों के आगे किसी का कुछ चल नहीं रहा है। वो अपने अधिकारियों को दबाव में ले लिए हैं। अधिकारी तो छोड़िए भाई साहब, बड़े बड़े वो लोग भी उनके दबाव में आ गए हैं। ये क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी
जज हो चाहे ये है अपना चुनाव आयोग हो, सब लोग इनके दबाव में है। पता नहीं सीबीआई सब इनके दबाव सब इनके दबाव में काम कर रही है। पता नहीं इनकी कौन सी गलती इन दबाव को प्रधानमंत्री जी ने पकड़ लिया है। हमको तो लगता है कि लोगों ने पहले कुछ किया होगा, उसी को पकड़ के सब कुछ करवा रहे हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं फॉल्ट है जरूर, सीबीआई हो ईडी हो, कुछ ना कुछ जरूर फॉल्ट है। नहीं तो जो सत्य है उसको भी असत्य क्यों बना देते हैं, है कि नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस है और बनारस में रोहनिया में ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर जिस तरह से किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहित किया जाता है, एक पैमाना है सरकार का कि कभी भी किसी की ज़मीन को अधिग्रहण के मामले में अधिग्रहित की जा सकती है, लेकिन किसानों को संतुष्ट करके। खास करके हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी की मैं बात कर रहा हूं, और पूरे देश में बनारस एक ऐसा जगह है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुन करके गए, और चुन करके जाने के बाद स्थिति इस प्रकार है कि बनारस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशहाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को दौड़ा करके पीटा गया। योगी पुलिस द्वारा मतलब डंडे और लाठी के दम पर लोगों को दमन करने का प्रयास किया गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की एक जो है फायर ब्रांड विधायक पल्लवी पटेल जो सिराथू की विधायक है, उन्होंने जो है इस पर एक्शन लेते हुए विधानसभा के बाहर उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थिति इस प्रकार की है कि अब सोचिए कि आखिर किसानों की आवाज़ कौन बनेगा, मजदूरों और असहायों के साथ खड़ा कौन होगा। कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो निरंकुश स्थिति है, जो उनकी पुलिस है, वो पूरी तरह से देश के लोगों पर दबाव बनाने पर आमादा है। बनारस की हम चर्चा कर रहे थे। बनारस में अच्छा, मोदी जी का इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है सम्मान है बनारस में। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि न मैं आया हूँ न किसी ने बुलाया, हमें माँ गंगा ने बुलाया। और वो सारी चीज़ों को देख करके लोग एक धारा में बह गए, आस्था में बह गए कि जिनको साक्षात गंगा माँ ने बुलाया। चूँकि गंगा हमारी पूजनीय है, बनारस के लोग पूजा करते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि अब बनारस के लोग क्या मोदी जी को जवाब देंगे कि इसी तरह से लाठियों के दम पर, डंडे के दम पर जो है योगी पुलिस इनको पीटती रहेगी, दमन करती रहेगी। देखिए, जो बात है गंगा जी का कि माँ गंगा ने हमको बुलाया था, ठीक है, माँ गंगा ने आपको बुलाया था, तो जो गंगा की जो सफाई का आपने फावड़ा चलाया, आपने कूड़ा उठाया, तो जाके देख लीजिए घाटों पे क्या पूछता है। गंगा साफ नहीं, गंगा साफ नहीं है। देश का बजट साफ हो गया। देश का बजट तो इतना साफ हुआ है कि उसमें एक मंत्री जी इतने लिप्त हुए हैं कि उनको बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। हाँ, उनको बचाया गया, विश्वनाथ कॉरिडोर में उनको बचाया गया, सब एकदम बंडर बाट चौचक। तो क्या बनारस के लोग जवाब देंगे कि बस इसी तरह? देंगे। अच्छा। बिल्कुल देंगे, थोड़ा समय का इंतजार करिए। अच्छा। देना तो निश्चित है। अभी 3 तारीख को शायद प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे हैं बनारस में। अच्छा। फिर वही हाल होगा, ये हटाओ वो हटाओ, ऐसे करो वैसे करो। आएंगे भैया, 2-4 करोड़ खर्च करके जाएंगे। हाँ, ये शिलान्यास हो शिलान्यास, इतना शिलान्यास हुआ है वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो शिलान्यास, खाली शिलान्यास, इतना करोड़ रुपया दिए बनारस के लिए, वो कहीं तो दिखाई दे कि यही चीज़ बना है। एक तो कॉरिडोर छोड़ के, विश्वनाथ कॉरिडोर छोड़ के। अच्छा, एक बात और रह गई, जो बीएचयू में ट्रामा सेंटर बना है और सब बना है, तो बीएचयू में भी दवा के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से कुछ न कुछ तो उनका इनकम होता होगा। वो इनकम कहाँ गया कि आपने अपने कोष से बनवाया? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर एक जो भी हॉस्पिटल है उनका तो कुछ होता है, उनको तो कुछ इनकम आता होगा आम जनता से, पर्ची के नाम से आता हो, दवा के नाम से, किसी भी तरह से तो आता होगा ना। वो भी आज हम जैसे चर्चा हम आज कर रहे थे, तो देश की बात हम नहीं कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 2024 में फिर से कहा जा रहा है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, यहाँ भाषण दे करके जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे। अभी जो है डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य आए, तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप कर देंगे, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। देखिए, उनका बोलने का काम है, वो बोले, समय आने दीजिए। 2024 में तो परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि कर्नाटक से परिवर्तन की बयार आ गई है। कर्नाटक से उनकी सरकार थी ना, उन्हीं की सरकार थी ना, बीजेपी की सरकार थी। इसके पहले कांग्रेस की सरकार बनी और वो भी बम्फर
सीट निकली है, आधा से भी कम सीट पाई है भाजपा। आधा से भी कम पाई है। और कई राज्यों में उनका गान से वो था सरकार थी, अब किन किन राज्यों में रह गया है, गिने चुने राज्यों में उनकी सरकार रह चुकी है। ये तो देते थे, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना सकता, नहीं, कोई नहीं बना सकता। हम विपक्षी वाले हम बोले बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो भाई रहेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस रही, कहीं ना कहीं ये भी रहेंगे। और जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये लोग भी अपने अपने जगह पर रहेंगे। उनका भी देखिए, जो 2024 का चुनाव होने वाला है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम कांग्रेस 50 सीट और पार्टियां अगर अपनी सीटों को 10-10, 15-15 सीट बढ़ा दे तो ऑटोमेटिक बीजेपी मुक्त हो जाएगी।